हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। बच्चे इसकी हम सेकंड यूनिट करने वाले हैं आज, और यूनिट सेकंड जो है हमारी, इसका जो टॉपिक सी है, इसमें ब्रिक्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रिक्स जो टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अगर आप डीयू के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की। तो आप एक बार सिलेबस देख लीजिए। सेकंड यूनिट है हमारी और इसका लास्ट टॉपिक है ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स टॉपिक को आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपको ये जो लेक्चर है इसकी पीडीएफ हम अवेलेबल करवा देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। तो एकलव्य स्नातक 1 नाम से आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको हमारा जो चैनल है वो दिख जाएगा। आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट। देखिए, एकलव्य स्टडी पॉइंट नाम से इंस्टाग्राम पे हूँ मैं। आप वहाँ मुझे सर्च कीजिए और वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बात करेंगे हम यहाँ पे ब्रिक्स की। तो देखिए, ब्रिक्स जो है एक संगठन है जिसमें 5 देश शामिल हैं। बी से है ब्राज़ील, आर से है रसिया, आई से है इंडिया, सी से है चाइना और एस से है साउथ अफ्रीका। ठीक है, पहले देखिए, पहले क्या होता था, ये ब्रिक्स नहीं होता था, पहले ये होता था ब्रिक, यानी इसमें 4 देश थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। साउथ अफ्रीका जो है वो इसमें बाद में जुड़ा था। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको ब्रिक्स का दे दिया है, लेकिन इसको और थोड़ा डीप में जाके समझते हैं और विस्तार से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ब्रिक्स का गठन 21वीं सदी में भारत और अन्य विकासशील देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि विकासशील देशों के बीच में सहयोग को बढ़ाया जा सके। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आगे समझिए। ब्रिक, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, शुरू में 4 देश थे, इसीलिए इसको ब्रिक कहा जाता था स्टार्टिंग में। कौन कौन से देश थे? ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना, ये 4 देश थे। ये जो ब्रिक शब्द है, ब्रिक शब्द जो है, ये वर्ड जो है, ये पहली बार कब आया था? तो याद रखिए 2001 में गोल्डमैन, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, जो कि बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ये ब्रिक वर्ड यूज़ किया था, ये शब्द इस्तेमाल किया था। इन्होंने अगली आधी सदी में जो वैश्विक आर्थिक रुझान की जो भविष्यवाणी, यानी इसकी जो प्रिडिक्शन है, इसके लिए इस वर्ड को गढ़ा था। बाद में क्या होता है, ब्रिक जो है एक मंच के रूप में सामने आता है, यानी इसको एक मंच के रूप में देखा जाता है। और सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में जो यूएनओ की जो महासभा है, ठीक है, इसके द्वारा 4 देशों के जो विदेश मंत्री होते हैं एक मीटिंग करते हैं। ठीक है, याद रखिए 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है, इसमें 4 देशों के जो विदेश मंत्री हैं, इनकी एक मीटिंग थी। वहाँ पे इसको एक औपचारिक रूप दिया गया था, यानी इसको एक फॉर्मल रूप मिल जाता है 2006 में। ठीक है, तब ये एक मंच के रूप में सामने आता है। आगे समझिए, इसके उद्घाटन यानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जो है 2009 में हुआ था, और रूस के यकातिरिनबर्ग, ये थोड़ा सा नाम याद रखना है, यकातिरिनबर्ग, यहाँ पे होता है। ठीक है, शिखर सम्मेलन होता है, यहाँ पे इसका उद्घाटन कर दिया जाता है। और 2010 में, यानी 2010 में ब्रिक्स के अध्यक्षों के बीच में एक समझौते के बाद दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल कर लिया जाता है, और इसके बाद ये ब्रिक्स बन जाता है। अब यहाँ पे आपको ये लाइन याद रखनी थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पहले तो ये ब्रिक होता था, इसमें 4 ही देश थे, लेकिन 2010 में जब इसमें साउथ अफ्रीका आके जुड़ जाता है तो इसको हम ब्रिक्स कहने लग जाते हैं। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रिक्स हो जाता है। तो ब्रिक और ब्रिक्स में क्या डिफरेंस है और कैसे हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल आसान है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो ब्रिक्स है, ये जो संगठन है, इसके उद्देश्य क्या हैं। तो इसके 5 मेन उद्देश्य हैं। 5 उद्देश्यों को मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक एक करके समझिए। देखिए, पहला उद्देश्य तो ये है, आपको पता होगा कि दुनिया भर में जो यूएसए है, अमेरिका, उसका प्रतिनिधित्व है, उसका वर्चस्व है, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा जो पश्चिमी देश हैं, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं, यूएसए प्लस वेस्टर्न कंट्री, कहीं ना कहीं इनका प्रभुत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनके प्रभुत्व को, इनको चुनौती देने के लिए एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो कहीं ना कहीं जो विकासशील देश हैं उनको भी महत्व दे सके। ठीक है, तो इसीलिए ब्रिक्स बनाया गया था। ब्रिक्स का उद्देश्य था कि जो यूएसए हो गया या जो वेस्टर्न कंट्री हो गई, इनका जो प्रभुत्व है, इनका जो वर्चस्व है, उसको चुनौती आसानी से दी जा सके और एक न्याय संगत और संतुलित विश्व व्यवस्था हो, यानी दुनिया भर में एक बैलेंस्ड सिस्टम होना चाहिए। ठीक है,
ये तो इसका हो गया पहला उद्देश्य। अब सेकंड उद्देश्य देखते हैं, इसे समझिए। देखिए क्या था, आपने पढ़ा होगा कि 1991 में जब यूएसएसआर जो था वो टूट गया था, यानी ख़त्म हो गया था, तो ऐसे में एकमात्र महाशक्ति सुपर पावर बचा था यूएसए, यानी कि अमेरिका। अब अमेरिका का वर्चस्व था पूरी दुनिया भर में, ठीक है। दुनिया एक ध्रुवीय हो चुकी थी और एक ध्रुवीय दुनिया का विरोध करा था खासकर विकासशील देशों ने। उनका ये कहना था कि दुनिया जो है वो बहुध्रुवीय होनी चाहिए, यानी दुनिया में बहुत सारी शक्तियाँ होनी चाहिए, बहुत सारे देश होने चाहिए, सभी देश की एक स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए, सभी देश ताकतवर होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था को ज़्यादातर देश पसंद करते थे। तो ब्रिक्स का भी यही उद्देश्य था कि जो विश्व हो वो बहुध्रुवीय हो, वहाँ पे कोई एक शक्ति ना हो जो कि दुनिया को कंट्रोल करे, ना वहाँ पे दो शक्तियाँ हो जो दुनिया को कंट्रोल करे, बल्कि दुनिया के सभी देश स्वतंत्र और सभी देश ताकतवर हों, उनकी विदेश नीति खुद की हो। तो इस तरीके का सिस्टम चाहते थे। तीसरा उद्देश्य क्या है कि वैश्विक मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया का लोकतंत्रीकरण होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है उसमें सुधार होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो ग्लोबल जो भी टॉपिक होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, उन पे जो फैसला लिया जाता है तो उसकी जो प्रोसेस होती है वो लोकतंत्रीकरण हो, यानी सभी को महत्व उसमें दिया जाए। और जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है उसमें सुधार होना चाहिए, ठीक है। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जैसे आपका यूएनओ आ जाएगा, आईएमएफ आ जाएगा, डब्ल्यूटीओ हो जाएगा, बहुत सारे जो इंटरनेशनल आपके संगठन है उनमें भी कुछ कमियां थी, उसमें भी सुधार होना चाहिए। ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब देखिए इसका पॉइंट नंबर 4, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, विश्व व्यापार, परमाणु ऊर्जा, ऐसे जो मौजूदा जो वैश्विक मुद्दे हैं इनका अच्छा समाधान होना चाहिए, एक उचित समाधान होना चाहिए। ये ब्रिक्स का उद्देश्य है। पांचवा देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच में पारस्परिक लाभ और सहयोग को बढ़ाना, ठीक है। लाभ बढ़ाना, सहयोग बढ़ाना, ये भी इसका उद्देश्य है। वैश्विक व्यवस्था में ब्रिक्स, अब समझिए, देखिए सबसे इसमें ना हम 3-4 टॉपिक में इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे भू राजनीति। आपको पता है कि दुनिया भर के देशों के बीच में कहीं ना कहीं राजनीति देखने को मिलती है। उसमें क्या दिखते हैं आपको, रस्साकस्सी दिखती है, यानी एक खींचतान का माहौल दिखता है। और भारत भी कहीं ना कहीं इसके अपने आप को इसके बीच में ही पाता है, क्योंकि भारत भी दुनिया का एक देश है तो उसको भी लगता है। तो ऐसे में भारत के लिए एक समस्या हो जाती है कि वो अपने हितों के लिए, यानी अपने खुद के जो सामरिक हित हैं उसको संतुलित करने के लिए अमेरिका, रूस, चीन, इनके बीच में एक मध्य का रास्ता खोजना चाहता है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल है। अब कहीं ना कहीं यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, इन सब के बीच में एक बैलेंस वाला रास्ता भारत के लिए खोज पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ऐसे में भारत की मदद कौन कर सकता है, ब्रिक्स कर सकता है। यानी ब्रिक्स एक ऐसा मंच है, एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहीं ना कहीं भारत को रूस, चीन के अक्ष को संतुलित करने का, यानी उनके बीच में एक बैलेंस बनाने का एक मौका देता है, ठीक है। वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और मौद्रिक प्रणाली में सुधार का एक उद्देश्य साझा किया है, क्योंकि ब्रिक्स के देश जो है वो चाहते हैं कि जो दुनिया भर की जो मौद्रिक प्रणाली है, ठीक है, और उसमें कुछ बेहतरीन व्यवस्था लाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है डॉलर जो है उसका प्रभुत्व ज़्यादा है, तो इससे कहीं ना कहीं बाकी देशों को नुकसान भी होता है। तो ब्रिक्स के देश चाहते हैं कि भाई कुछ सुधार होना चाहिए, जो भी इंटरनेशनल ये जो वित्तीय व्यवस्था बनाई हुई है इसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, इसको न्याय संगत बनाया जाए, इसको संतुलित किया जाए, ठीक है, एक बेहतर व्यवस्था बनाई जाए। ऐसा कौन चाहता है, ब्रिक्स चाहता है। इसके बाद है आपका विकासशील राष्ट्रों की आवाज़। जैसे जैसे पश्चिमी देश विश्व व्यापार संगठन से लेकर जलवायु परिवर्तन तक मुद्दों पर चुनौतियां उठाते आ रहे हैं, ऐसे में विकासशील देश जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को अपंग महसूस करते हैं। क्योंकि क्या है, जो पश्चिमी देश हैं या जो यूएसए जैसे जो ताकतवर देश हैं या इसके अलावा जो अन्य पश्चिमी देश हैं, इनका आपको हर जगह पे आपको वर्चस्व दिखेगा, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन में भी इन्हीं की चलती है, ज़्यादातर मुद्दों में इनका हमेशा वर्चस्व रहता है। ऐसे में जो विकासशील देश हैं इनको नुकसान फील होता है, यानी इनको लगता है कि इनका वो वाला महत्व नहीं है जो कि पश्चिमी देशों का होता है। तो ऐसे में ये अपने आप को अपंग महसूस करते हैं। तो ऐसे में ब्रिक्स जो है वो विकासशील देशों को या फिर जो दक्षिण के जो देश हैं उनकी एक आवाज़ बन के उभर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनकी जो भूमिका है उसको दुनिया के सामने रख रहा है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हम। इसके बाद है आतंकवाद। अब दुनिया भर में एक बहुत बड़ी समस्या है आतंकवाद। ऐसे में आतंकवाद को, उसके प्रसार को रोकने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ फैसले लेने के लिए
ठीक है, ब्रिक्स जो है एक महत्वपूर्ण संगठन बन के उभरा है। इसके बाद है वैश्विक समूह। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की जो यूएनएससी है, यानी कि यूएनएससी सुरक्षा परिषद जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, भारत इसका मेंबर बनना चाहता है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के रूप में भी भारत जुड़ना चाहता है। ठीक है, इसके लिए प्रयास करता है। और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या कौन बनता है भारत के लिए? चीन, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि भारत यूएनएससी का सदस्य बन पाए। तो चीन के साथ भारत के विवाद यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में ब्रिक्स जो है कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच में विवाद को सुलझाने का एक प्लेटफॉर्म भी बन सकता है। ठीक है, तो भारत और ब्रिक्स, भारत जो है वो ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। और वर्तमान दौर में हम देखें तो भारत जो है एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, यानी कि एक ताकतवर अर्थव्यवस्था के रूप में भारत सामने आया है। भारत जो है वर्तमान समय में जो भी मुद्दे हैं उस पर चर्चा और सहयोग के लिए कहीं ना कहीं ब्रिक्स को एक अच्छा मंच मानता है। और यहाँ पे भारत की ब्रिक्स के देशों के साथ बैठक होती रहती है। ठीक है, उसको बहुत महत्व देता है मीटिंग को। ब्रिक्स देशों के साथ भारत की जो मीटिंग है वो सदैव एक सकारात्मक दिशा को बढ़ावा देती है। ब्रिक्स देश जो है वो आपस में व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, और इनका उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके बीच में टैक्स फ्री व्यापार आसानी से हो सके। ठीक है, आगे देखिए एनडीबी, ये भी पेपर में आ जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसका विचार जो है वो 2012 में आया था। इसके बाद क्या होता है कि 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन में नए विकास बैंक, यानी कि जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, इसकी स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, इसका निर्णय ले लिया जाता है। इस बैंक और फंड को ये जो बैंक है एनडीबी, इसको क्यों स्थापित किया गया, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको स्थापित इसलिए किया गया था क्योंकि पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले विश्व बैंक, जो कि वर्ल्ड बैंक है, उसमें पश्चिमी देशों का वर्चस्व है। और आईएमएफ जैसी संस्था है, उसमें भी पश्चिमी देशों का वर्चस्व है। तो इनको टक्कर देने के लिए एक न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, इसको खड़ा किया गया था। आगे है बैंक 5 उभरते बाजारों के बीच अधिक से अधिक वित्तीय और विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि ताकि ये जो 5 देश हैं, ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, इनके बीच में विकास हो सके, वित्तीय समस्या जो है उसको सुलझाया जा सके, इसलिए इसको बनाया गया था। एनडीबी का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ये शंघाई में है। ठीक है, शंघाई में याद रखना है। और एक साउथ अफ्रीका में भी इसका अन्य हेडक्वार्टर बनाया हुआ है। ठीक है, जो मेन है वो शंघाई में है, इसके अलावा एक साउथ अफ्रीका में भी बनाया हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आगे देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका उद्देश्य जो है वो है ब्रिक्स देशों और जो अन्य उभरती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, उनका विकास हो सके, और उनके विकास के लिए जो परियोजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, उसमें पैसा लगेगा। तो उस पैसे को जुटाने के लिए, फंड को जुटाने के लिए इस बैंक को स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ब्रिक्स, इसको पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था, ये भी याद रखना। ठीक है, बाद में इसको एनडीबी नाम से नाम दिया गया था। इसके बाद देखिए ब्रिक्स के कुछ सम्मेलन को देख लीजिए। ठीक है, पहला जो सम्मेलन था वो रूस में 2009 में हुआ था। यहाँ पे 4 देश होते थे ब्रिक। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया था, तो ये ब्रिक्स कहलाया था। ठीक है, और ये इसके सम्मेलन है। और 12वां जो सम्मेलन था वो ऑनलाइन हुआ था, क्योंकि उस समय में कोविड था, तो कोविड में वर्चुअल करवा दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद लास्ट है उपलब्धि और चुनौतियाँ। तो ब्रिक्स के बारे में समझिए। देखिए ब्रिक्स जो है वो दुनिया की कुल भूमि का 25% और जनसंख्या का 41% का प्रतिनिधित्व करता है। आपको पता है कि ब्रिक्स के जो 2 देश हैं, चाइना और इंडिया, इनकी जनसंख्या आप अच्छे से जानते हैं कि दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये 2 देश ही कितना ज़्यादा मतलब जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर लेंगे, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हो। ब्रिक्स जो है वो 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, क्योंकि पांचों देश जो हैं बड़ी अर्थव्यवस्था का समूह है। ठीक है, इनमें भविष्य में विकास की संभावना बहुत ज़्यादा है, और ऐसा भी उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है आने वाले कुछ दशक में पहले स्थान पे आ जाए। ठीक है, और इन उपलब्धियों के बावजूद, ये सब इसकी उपलब्धि है, लेकिन इस उपलब्धि के बावजूद कुछ चुनौती भी है। चुनौती क्या है? वो है सहयोग बढ़ाने की। इन देशों के बीच में कुछ मुद्दों पे विवाद भी है। खासकर अगर हम बात करें भारत और चाइना के बीच में, तो उसमें आपको विवाद देखने को मिलता है। ठीक है, भारत और चीन के बीच में विवाद देखने को मिलता है, और भारत और चीन के बीच में 1962 में एक युद्ध भी हो रखा है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।